बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं, फैटफ का 4 रोज़ा इजलास जारी है। आज दूसरा रोज़ था और सबसे अहम बात जो है वो जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात कितने % जो है वो रोशन है। और इसके अलावा हम अपनी कारकर्दगी की भी बात करेंगे कि फैटफ निकात पर हुकूमती अमल दरामद जो है उसमें मस्बत पेशरफ्त हुई है। और इसके अलावा फैटफ की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर इलाकाई और जो आलमी सियासत है उसके जो मुमकिन असरात हैं वो किस हद तक हैं और वो कितना रोल प्ले करते हैं इसमें। फिर ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो मरकजी बैंक के इकदामात हैं वो कितने मौसर हैं, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जो मशकूक फंड्स की तरसील है उसके हवाले से फैटफ के जो एतराज़ात थे वो दूर हुए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेररिज्म से टूरिज्म तक पाकिस्तान के जो जरूरतमंदाना इक़दामात हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलो। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी में भी बात करेंगे हम फैटफ को लेकर। सलमान साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे, अगर हम बिल्कुल बेस से शुरू करें कि एक्चुअली व्हाट इज FATF, मतलब ये है क्या और ये कितना एक अपना इम्पैक्ट रखता है? देखिए, जब शुरू में फाइनेंशियल टेररिज्म का एक नाम सामने आया तो बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं आई और लोग ये कहने लगे कि फाइनेंस का और टेररिज्म का आपस में लिंक क्या है। अच्छा, ये सारी डिबेट उस वक्त जनरेट हुई जिस वक्त हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही थी। ठीक है। अच्छा, अब दहशतगर्द अनासर जो है और उनको अपनी सर्वाइवल के लिए फाइनेंस की तो जरूरत पड़ती है, जाहिर है, बिल्कुल। अपनी तमाम तर एक्टिविटीज के लिए। तो पता चला हमें कि जो फाइनेंशियल टेररिज्म से मुराद ये है कि ऐसी रकम जो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। तो फिर हमें ये पता चला कि ये जो फाइनेंस है इसके ताने बाने जो है किसी न किसी शक्ल में टेररिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। Obviously. तो तब ये डिबेट फिर हमें समझ आई कि जो दहशतगर्द थे ना, इनकी जो सपोर्ट हो रही थी वो ना सिर्फ फाइनेंस से हो रही थी बल्कि ये जो फाइनेंस के साथ सपोर्ट हो रही थी, ये कौन लोग हैं जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। सही। तो फिर हमें अंदाजा हुआ ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अगरचे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डिबेट जनरेट हुई, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, इसमें इसके ताने बाने एक आलमी पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये जितनी दुनिया में दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनको चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो कैसे इसके साथ जुड़ता है। तो ये इस वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जब बनी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनेंशियल टेररिज्म को कैसे एलिमिनेट किया जाए, यानी जो लिंक है, जो नेक्सस है फाइनेंस का और टेररिज्म का, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, खत्म किया जाए, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे उसको अकाउंटेबल किया जाए। इस बुनियाद पर यह सारा एजेंडा जो है ना दुनिया के अंदर आया और पाकिस्तान इसलिए उसका ज्यादा शिकार हुआ क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म की एक हब बन चुका था। बिल्कुल। यहाँ और देखिए, बड़ा मुश्किल काम था। एक बाहर से आके कुछ दहशतगर्दी करे ना तो हमें दुश्मन की पहचान होती है, लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर से टेररिज्म हो रही हो और मुझे पता नहीं है कि मैं आपके साथ जो मेल मिलाप रख रहा हूं उसमें कौन लोग हैं, उसके पीछे क्या लिंक है, आप कितनी टेररिज्म के अंदर एंगेज है, मैं कितना हूं, तो उन लोगों को पहचानना तो और मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे पास एक जस्टिफिकेशन नोट होता था कि हम जो काम कर रहे थे हम कहते थे इसलिए करते हैं क्योंकि अमेरिका ये करता है, फला ये करता है, तो हम उसको जस्टिफाई करते थे, ग्लोराइज करते थे। आपने देखा दहशतगर्दों के कैसे कैसे बयानात अखबारात में आते थे, कैसे कैसे उनको पजीराई मिलती थी, उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता था। तो मैं समझता हूं कि ये बात अब हमें समझ आई है और समझनी पड़ेगी पाकिस्तानी रियासत को भी और पाकिस्तानी लोगों को भी कि जो लिंक है टेररिज्म का, फाइनेंस का, इसको जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, अकाउंटेबल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप दहशतगर्दी को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। कैसा ये प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन और सब आ गया, लेकिन जाहिर है अब पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है और हम बड़े पुरुम्मीद भी हैं कि ये नाम जो है ये हमारा नाम निकल जाएगा उससे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या कहती है, जो शराइत थी, जो डिमांड्स थी, वो किस हद तक हमने फुलफिल की हैं? इस वक्त ये जो 4 रोज़ा इजलास हो रहा है 25 को, इसका रिजल्ट आएगा, क्या कहेगा वो? देखिए जी, बात ये बड़ी खूबसूरत तरीके से बिल्कुल डेफिनेशन आ गई। बात ये है जी कि 9/11 से पहले दुनिया टेररिज्म को उस लेवल पे देख ही नहीं रही थी। ठीक है। उसका फ़रोग देने में अफ़गान वॉर का बहुत बड़ा हिस्सा था। बिल्कुल।
بٹ صرف افغان وار کا نہیں تھا حصہ. وہ جو فارگوٹن وارز ان افریقہ ہیں جو آج بھی ہیں خانہ جنگیاں, جی جی بالکل, وہ بھی اس کے اندر تھا. مگر 9/11 کے بعد جو ویو آئی ہے وہ ایک اور قسم کی ویو تھی. اس سے پہلے جو ٹیررزم ہوتا تھا وہ کسی نیشنل کاز پہ ہوتا تھا. صحیح. اور جو ٹیررسٹ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہہ کے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جی ہم نے یہ ٹیررزم کیا ہے. ٹھیک ہے. 9/11 کے بعد جو ویو آئی اس کے دو شکلیں بنی. ایک شکل تو یہ تھی جس کو ہم نے مجاہدین بھی کہا اور طالبان بھی کہا اور ISIS بھی کہا, دیش بھی کہا, کہ جو ایکسٹریمسٹ تھے اور اسلام کا نام لے کے اپنے بندے بھی مار رہے تھے اور دوسروں کے بندے بھی مار رہے تھے. دوسری شکل اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی, وہ تھی ان نون ٹیررزم. بالکل صحیح. جو اپنی شکل ہی نہیں دکھا رہا تھا, جو بام بلاسٹ بھی کرتا تھا, عورتوں کو بھی اغوا کرتا تھا, بچوں کو بھی مارتا تھا, اسکول کے بچوں کو بھی مارتا تھا, مگر شکل نہیں دکھا رہا تھا. اس کو پکڑنے کے لیے یہ FAFT بہت مؤثر ہوئی, کیونکہ اس کے جو فائنینشل تعلقات تھے, دو تھے نا جی ایشو, کہ ان تنظیموں کو کہیں سے پیسہ آ رہا تھا کہیں نہ کہیں ٹیررزم کرنے کے لیے, سوسائڈ بامبنگ کرنے کے لیے, بام رکھنے کے لیے, اٹیک کرنے کے لیے کسی پارلیمنٹ پہ, اور دوسرا اس پیسے سے وہ کہیں سے آرمز اینڈ ایمونیشن خرید رہے تھے تھرو اللیگل. سو اس کے اندر ایک تیسری بڑی امپورٹنٹ جس کو کہتے ہیں سرا ہے, وہ ہے ڈرگ فائنینسنگ. صحیح صحیح بالکل. کہ زیادہ تر یہ پیسہ ڈرگ منی تھا جو خود ایک اللیگل کاروبار ہے, اور انفارچونیٹلی وہ بھی یہ اس کو ہم گولڈن کریسنٹ کہتے ہیں, افغانستان, پاکستان, ایران, اور دوسری طرف گولڈن ٹرائنگل تھا, کولمبیا اینڈ سچ فورتھ. اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں ہم نے اوور دیز ایئرز اپنا ٹیررزم بھی ختم کیا اور دنیا کا ٹیررزم بھی ختم کیا. ہم نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ FAFT کے پریشر میں اور اپنی وجہ سے ہم نے منی لانڈرنگ. سر قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, یہاں آپ سے ادھر سے ہم سٹارٹ کریں گے, لیکن مین وائل ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں, اکنامک افیئرز کے سفیر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سر کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے, فیٹف کا اجلاس چل رہا ہے اور الحمدللہ کہ ہم پر امید ہیں, ہم پر امید اس لیے ہیں کہ جو شرائط ان کی طرف سے وہ بہت حد تک ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر کام بھی کیا ہے اور ہم سکسیسفل بھی ہیں. آپ اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, پاکستان نے آئی تھنک کہ پچھلے تقریباً 10 سال لگ گئے ہیں اس کام میں, اور فیٹف میں جو کام ہونے تھے وہ 2007 سے لے کے اب 2021 میں ہم پہنچ گئے ہیں. تو اس دوران ہم نے پورا اپنے بینکنگ سسٹم کو ری ویمپ کر دیا ہے. جو نو یور کسٹمر ٹائپ جتنے انٹرونشنز تھے وہ سارے کے سارے کر دیے ہیں. ہر بینک اکاؤنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ جعلی اکاؤنٹس اور یہ چیزیں ہیں یہ بھی پکڑی گئی ہیں, ان پہ مقدمے بھی چل رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ جو کرنا تھا کام وہ تو پاکستان نے خاصی حد تک کر دیا, اور میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملک نے اس قسم کی چینجز کی ہیں جو پاکستان نے کی ہیں. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے ممالک ہیں, ایون انگلینڈ ہے یا دبئی ہے یا دوسرے جو آف شور کمپنیز جہاں پہ ہیں وہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہوگی. لیکن پاکستان سے اب منی لانڈرنگ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اس کے اوپر خاصی کنٹرولز بھی کر دیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک میں بھی یونٹس بن گئے ہیں, منسٹری آف فائنانس میں بھی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ بینکنگ کا جو نظام ہے وہ خود سیلف مانیٹرنگ بھی پوری طرح کر رہا ہے, اور ہر آئٹم کے اوپر انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے. اور اب تو
جو آپ کی ٹریڈ ہے گولڈ کی ٹریڈ ہے اس میں بھی یہ ہے، اس پہ بھی ڈاکیومنٹیشن خاصی ہوتی جا رہی ہے. تو کوئی سورس اب چھوڑی نہیں ہے پاکستان نے جس کو آپ ریفارم نہیں کیا. سو آئی تھنک کہ اب اگر FATF میں ڈسکشن کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس سے نکلیں گے، تو اگر نہیں نکلیں گے تو پھر اس میں آئی تھنک کوئی سیاسی عمل یہ ہے جو ڈیفینیٹلی ہمیں مجبور کرے گا کہ اس کو ہم سوال اٹھائیں کہ FATF آفٹر آل اس پاکستانی پروگریس کو ریکگنائز کیوں نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جو سوال ہے ایک ہی سوال ہے سب کے ذہن میں، زبان پہ بھی، کہ کتنے چانسز ہیں اس گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، اور اگر ہم گرے لسٹ سے نکل آتے ہیں تو پھر کیا فوائد ہوں گے اوور آل بھی، اگر ہم امپیکٹ دیکھتے ہیں ورلڈ پہ پاکستان کا وہ بھی، اور پھر انٹرنلی بھی، اکنومیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، اور خدا نخواستہ اگر ہم اس لسٹ سے نہیں نکلتے ہیں تو نقصان ہمیں کیا بیئر کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ آئی تھنک نکلنے کے تو فائدے ڈیفینیٹلی ہیں، اور اس وقت FATF کے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں IMF ورلڈ بینک کے نمائندے بھی ہیں اور وہ پاکستان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. سو اس ضمن میں اگر ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں تو ہماری فائنینشیل سٹینڈنگ خاصی بڑھ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے، لیگل رستوں سے آئے گی، بینکنگ نظام کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا کہ یہ صاف نظام ہے، تو اس کے فائدے تو ڈیفینیٹلی ہیں. اگر ہم نہیں نکلتے تو ہمیں جو کرنٹ سچویشن ہے وہ چلتی رہے گی، اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا ہمارے پہ بوجھ آ جائے یا کوئی فائنینشیل فلوز کم ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی تھوڑا سا کام آپ اور کریں، یا جو 4-5 ایریاز جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایڈیشنل کام کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کوئی ایڈیشنل ٹائم بھی وہ دے سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک بات کی کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اب بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر پھر ہم پاکستان سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ جو فرق ہے، یہ ڈفرنس ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو اسی کو لے کر چلتے ہوئے جو FATF کی جو سر کارکردگی ہے اس کے اوپر جو علاقائی سیاست ہے، جو عالمی سیاست ہے، وہ کتنا امپیکٹ کرتی ہے سر اس کی کارکردگی پر؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن پریکٹیکلی تو ہوتی ہے. کہیں بہت ممالک جو ہیں وہ پاورفل ہیں، امریکہ خاصا پاور رکھتا ہے، اور پورا نظام جو ہے دنیا کا فائنینشیل سسٹم وہ ویسٹرن فائنینشیل سسٹم ہے، اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے، یورپ کا بہت بڑا رول ہے، برطانیہ کا رول ہے. تو یہ ممالک جو ہیں ان کی وہاں پہ خاصی اثر و رسوخ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ڈفرینٹ ریجنل ہیں اسی کے حصے، اس میں بھی جو ممالک ہیں ان کا بھی رول آ جاتا ہے. اور اس میں ہمارے ریجن میں کیونکہ ہمارے ساتھ انڈیا کا بھی ایک مسئلہ چلتا ہے، تو انڈیا میں کا اس میں خاصا اثر آ جاتا ہے، جو کہ وہ ایسی بیچ میں کویسچنز ریز کر دیتے ہیں جس سے جو ہے پاکستان کے لیے مشکل کریٹ کرنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر قیس صاحب آپ پلیز اپنی بات مکمل کیجئے، پھر جو سر نے بات کی ہے اس کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں جی، میں جو بات کر رہا ہوں کہ FAFT کی 3 ڈیمانڈز ہیں یا 3 فوکسز ہیں. نیچرلی ڈاکومنٹیشن ان فوکسز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. نیچرلی کلیمپ ڈاؤن آن ایلیگل فائنینسنگ اس فوکس کا حصہ ہے. بالکل صحیح. ہم نے اپنے پرسنل بقا کے لیے بھی اور FAFT کی وجہ سے بھی ہم نے اس ملک سے ٹیررزم کا خاتمہ تقریباً کر دیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہر دوسرے دن 4-5 ہمارے سولجرز شہید ہوتے ہیں، جو یہ دکھاتے ہیں کہ بار بار سر اٹھاتا ہے ٹیررزم. ہمارے
पेरिफेरीज पे एंड सच फोर्थ, दुनिया उसको मॉनिटर कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो हज़ारा कम्युनिटी में अटैक्स होते हैं वो भी उसी का हिस्सा है। आफ्टर वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे लोग हैं एंड सच फोर्थ। कराची में भी जो छोटी मोटी दहशत गर्दी होती है वो भी उसी का हिस्सा है। उसी का हिस्सा, बिल्कुल सही। बट हमारी जो अभी भी जो सेकंड फेज ऑफ शायद उसका नाम क्या है, रस्से फसाद, वो जारी है, ऑपरेशन जी, ताकि हम इन चीज़ों को वो पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट ने बड़ी सीरियसली डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह डॉक्टर सलमान शाह भी कह रहे थे कि बैंकिंग सिस्टम को इतना उन कंडीशनैलिटीज के ऊपर हमने साफ कर दिया है, हमने पिन पॉइंट कर लिया है, हमने सारा कर दिया है। हमने टेरर फाइनेंसिंग में बहुत सारे लोगों को सजाएं भी दी हैं, बिल्कुल। हमने बैंकर्स को भी पकड़ा हुआ है, सच में मनी लॉन्ड्रिंग पे हमने बहुत काम किया है और टेरर फाइनेंसिंग में हमने बहुत काम किया है, मगर हमने ड्रग फाइनेंसिंग में कोई काम नहीं किया। सही सही। जो मेरे लिहाज से पिवट है, इनको लिंक करता है। ओके, बिल्कुल सही। जब तक हम उसको क्लैंप डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि शायद हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो थे, बिल्कुल सही। मुझे खदशा है कि उसके ऊपर शायद हम ग्रे लिस्ट में ही रह जाएं और चंद महीनों के लिए, जून तक की बात की जाए। जी जी जी, ठीक है। द पॉइंट इज के ख्वाहिश मेरी भी है कि हम उस लेवल पे चले जाएं। सही सही। आपने जो सवाल पूछा है रीजनल एंड वो देखें, बात ये है कि हम सब बैठ के जब ये करते हैं, ये फिर हमारी फॉरेन ऑफिस का एक अनसक्सेसफुल होगा कि अगर वो साथ वाले मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स को कन्विंस नहीं कर सके। हमारे साथ वाले मुल्क की आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी यूएनओ में उनकी रिप्रेजेंटेशन पे हमने उनको फेवरेबली इंडिया को वोट दिया है। जी, 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 तो रेसिप्रोक तो होना चाहिए ना इन दी कॉन्टेक्स्ट। सलमान साहब आप क्या कहेंगे, ये जो डॉक्टर सलमान साहब ने अभी बात की कि जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं, जाहिर है वो अपना एक असर रखते हैं, फिर उन्होंने इंडिया की बात की तो ये भी अपना एक गहरा असर रखता है इसके ऊपर। तो इन तमाम चीजों के होते हुए फिर हम तो इसकी एफएटीएफ की शफाफियत के ऊपर ही फिर हम आ जाते हैं कि इसकी बात उस पे भी सवाल उठते हैं। इकोनॉमी जो है ना, उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है। हम एफएटीएफ में जब ग्रे लिस्ट में गए तो बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट हो जाए, और इसने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन भी चलाई और दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं ना ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एफएटीएफ में, ये सारे आर्टिफिशियल है, रियलिस्टिक कुछ काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, हर चीज़ हो रही है। लेकिन जब भी हम इजलास में गए एफएटीएफ के, तो वहाँ ये अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान ग्रेजुअली इसके ऊपर अपना काम कर रहा है। जैसे मॉनिटर कर रहे हैं। जी, जैसे अभी डॉक्टर कैस ने भी कहा, डॉक्टर सलमान शाह ने भी कहा, ये चीजें चल रही थी। अच्छा, अब 5-6 नुकात रह जाते हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अभी और काम करने की जरूरत है। डॉक्टर सलमान शाह ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर मिसाल के तौर पे अभी हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी है ना। वो पॉलिटिक्स क्या है, यानी हिंदुस्तान को भी आराम रखना है, बिल्कुल, और भी लोग ना, और पाकिस्तान पे एक दबाव भी डालना है, क्योंकि ये तासुर ना हो कि अगर हम पाकिस्तान को यहाँ से ग्रे लिस्ट से निकालते हैं तो पाकिस्तान सारे होमवर्क से जिसमें इतना शानदार काम किया उससे बाहर ना निकल जाए। तो एक दबाव की कैफियत को पैदा करें। फिर जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं इकोनॉमी की, वो अपना एजेंडा भी तो लेके आती है ना इस हवाले से। सो पाकिस्तान एक दबाव के अंदर तो रहता है ना सारे मामले में, क्योंकि हम पे ये दबाव तो रहता है कि किसी तरीके से हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना चले जाए। अच्छा, अब जो पाकिस्तान ने सीरियस एफर्ट्स किए हैं उसको वर्ल्ड कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया है बहुत अच्छे तरीके से। इंडिया को उसमें काफी सुबकी का सामना हुआ है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ये जो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को नहीं ठीक किया, पाकिस्तान में डे बाय डे डिजिटलाइजेशन इतनी तेजी से आगे जा रही है कि आपका हर काम अब डिजिटलाइज हो रहा है। exactly. अच्छा, अब आप ये देखिए, जो हमने टेररिज्म के अंदर कामयाबी हासिल की थी ना, इसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि आपके पास डिजिटलाइजेशन का सिस्टम था। आप देखिए, आपने मोबाइल्स के जरिए सारे टेररिस्टों को ट्रेस आउट किया, तो और अब बैंकिंग के अंदर आप सिर्फ अपना आईडी कार्ड डालें, आपके सारे अकाउंट्स बाहर आ जाते हैं। तो ये जैसे बिल्कुल डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि अब यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग इतनी आसान नहीं रही है। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस पे
पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया और इस वजह से परफॉर्म किया कि ये हमारी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ डर और खौफ की वजह से ऐसे कर रहे हैं। मैं इस बयानिए को नहीं बाय करता। उसकी वजह यह है कि ठीक है कि हम पे दबाव है, लेकिन आज पाकिस्तान की जरूरत भी है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट लोग हैं ये बड़े ताकतवर हो गए और इसमें दो तरह की टेररिज्म होगी। एक ये कि जो इंटरनल हुई, यानी मैं कालिदम तंजीमों को पैसे दे जा रहा हूं और नेकी का काम समझ के पैसे दे जा रहा हूं, उनको ताकतवर बनाता जा रहा हूं, और एक वो जो हमारी दुश्मन कुव्वतें जो यहां पर आके पैसा इंगेज करती हैं और टेररिस्टों को अपने हक में इस्तेमाल करती हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करती हैं। तो इसका मतलब है दोनों तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट है उसको ट्रांसपेरेंट करना, ये पाकिस्तान की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी के जुमरे में आता है। एक बात। दूसरी बात आपने की कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, देखिए बात यह है, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा तो पाकिस्तान एक नैरेटिव बिल्ड करेगा कि हमने इस प्रोसेस से गुजर के ये काम किया। जैसे कल तक कहते थे कि हम दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सकेंगे, आप भी थी यहाँ पे, मैं भी था, डॉक्टर कैस भी थे। इसी लाहौर शहर में रहना कितना मुश्किल हो गया था, डर और खौफ की कैफियत की एक तलवार लटक रही थी। और आज आप देखिए कि आज टेररिज्म से आप काफी हद तक बाहर निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आप टेररिज्म से बाहर निकले हैं तो इसी तरीके से आप FATF में जहां खड़े थे उससे आज आप एक बिल्कुल डिफरेंट शक्ल में खड़े हुए, लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल ये, फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान बना, फिर हमारा जो है दुख्तराने पाकिस्तान का एजेंडा बना, फिर हमारे यहाँ पैगाम पाकिस्तान बना, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी, हमने अपने इंस्टीट्यूशन को रिवाइज किया। मुझे सिर्फ एक चीज का पता है कि हेटेड मटेरियल जो है, आपको याद है कि बलक के अंदर उर्दू बाजार से सर ये मटेरियल सारा उठाया गया जो हेटेड था। अच्छा, अभी ये कहना कि सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं है, अभी भी बहुत से ग्रे एरिया है, लेकिन पाकिस्तान इज डूइंग अ सीरियस एफर्ट और उसको मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान बदला हुआ पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको हम कहते थे ये इंतहा पसंदों का पाकिस्तान बन गया है, ये दहशतगर्दों की माजगा बन गया। आज रियासत ने अपनी रिट जो है यहां पे कायम की है, उसी वजह से आज दुनिया के अंदर हम अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी बेहतर महसूस कर रहे हैं और उसमें लोग भी लिख रहे हैं बाहर से बैठ के कि पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करिए। मसलन आप देखिए, एक जुमला ट्रंप ने हिंदुस्तान के दौरे में दिल्ली में मोदी के साथ बैठ के कहा और कहा कि देखिए पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम इसकी वॉर ऑन टेररिज्म की जो सीरियस एफर्ट्स है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहां पर अगले दिन पूरे भारतीय मीडिया में तूफान मच गया कि जनाब दिल्ली में बुलाकर आपने, ट्रंप ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया वॉर ऑन टेररिज्म को, जबकि हमारा मौकफ ये था हिंदुस्तान में बैठ के वहां के जर्नलिस्टों का कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। तो ये मैं कहता हूं कि आज सिचुएशन बदली है। अब वर्ल्ड कम्युनिटी को भी रियलाइज करना चाहिए। आखिरी बात, अगर वर्ल्ड कम्युनिटी पाकिस्तान को ऑक्सीजन के ऊपर रख के ना लॉन्ग टर्म खींचती है तो पाकिस्तान के अंदर फिर लामहला एक मायूसी पैदा होगी, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। फिर ये जो इतनी एफर्ट्स हम कर रहे हैं, अगर उसे वर्ल्ड कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं करना तो फिर उसका एक रिएक्शन भी आता है ना, फिर हम कहते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे साथ नहीं है, वो तो ताकतवर फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है। तो ये अब वर्ल्ड कम्युनिटी का भी इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान का मजीद इम्तिहान लेने की बजाय पाकिस्तान के लिए वो स्पेस क्रिएट करे जो पाकिस्तान सीरियस एफर्ट्स कर रहा है उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करे, रिकॉग्नाइज करे, बल्कि लेजिटिमाइज भी करे ताकि हम आगे मुस्बत तरीके से बढ़ सकें। सही। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में 2 कमेटीज ऐसी हैं रिसेंटली टेररिज्म के हवाले से, एक अफगान टेररिज्म कमेटी एक और है, उसकी अभी जो सरबराही वो इंडिया को मिली है और वो बाय चॉइस है, जाहिर उन्होंने डिमांड की होगी। तो सर ये हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं इसको? मेरा ख्याल डिमांड नहीं होता, इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन तो होता है, लेकिन वो अपनी सजेशंस भी देते हैं ना कि ये 10 हैं तो इसमें से मेरा नहीं ख्याल कि जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं और आपके जो वो रिप्रेजेंटेटिव है वो टेक्निकली एक खासा इनलाइटेंड बंदा होता है, इररिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही, और फिर उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च बेस्ड कमिटीज जाती हैं एंड सच फोर्थ। सो आई डोंट थिंक कि, और दूसरी बात भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे की ज़रूरत भी है। जी बिल्कुल है। वो नेबरर्स हैं, exactly. उनको रीजनल पीस भी चाहिए, उन पे और बड़े दबाव हैं। ठीक है, कश्मीर के बारे में उनका तनाव है और भी होंगे कुछ इश्यूज। मोदी के जो फैसिस्टिक बिहेवियर्स हैं अपने मुल्क में, हमें उसके बारे में भी है, बट एट द सेम टाइम ऑन इंटरनेशनल फोरम्स हमने इस रीजन को और उन्होंने भी इस रीजन को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, अगर तो ये होती ना कोई मल्टीनेशनल्स और उसमें इंडियन बैठे होते तो हम कह सकते थे कि वो इन्वेस्टमेंट इंडिया भेज देंगे, पाकिस्तान नहीं भेज देंगे। बिल्कुल सही है। मगर जब यूएन में बैठे हैं लोग, वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, वो मेरा ख्याल है कि रीजनल पीस और रीजनल
ڈیولپمنٹ کے بارے میں زیادہ سوچیں گے بجائے مودی کے. پھر دوسری بات ہے کہ سارے ہندوستان میں لوگ اینٹی پاکستان نہیں ہیں. صحیح، بالکل. بہت سارے لوگ، بہت سارے یونائٹڈ لوگ ہندوستان کے، پاکستان کے حق میں بھی ہیں. پاکستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں. جی بہت زیادہ چاہتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ لوگ جو وہاں ان 2 کمیٹیوں میں آئے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پرو پاکستان پوزیشن رکھتے ہوں اینڈ سچ فورتھ. باقی تو ایکشنز بتاتے ہیں نا ان دی اینڈ آف تھنگس کہ انہوں نے کیا لی ہے. پھر وہ اکیلے تو نہیں ہے نا، وہ اور ملکوں کے لوگ بھی، اور بہت بڑا اس میں رول FAFT میں بھی، IMF میں بھی، اور UN میں بھی چائنا کا ہے. بالکل صحیح، جو ہر لیول پہ ہمارے ساتھ ہے. ایسا ہی. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ کا ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. امریکہ ہندوستان کو اسلحہ تو بیچتا ہے پر ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے. صحیح ہو گیا، بالکل صحیح. تو ہماری پوزیشن کوئی ویک نہیں ہے اس لیول. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں اگری کرتا ہوں سلمان صاحب سے کہ وہ کہ اگر یہ ڈیلے ہو گیا سارا گرے لسٹ میں تو شاید ہمارے وہ جو ریئیکشنری فورسز ہیں ان کو ہوا ملے گی. بالکل بالکل. اور وہ جو ہمارا پروگریسو فورسز ہیں جو یہ سارا کام کر رہی ہیں وہ ان کی کمر دیوار سے لگ جائے گی. اور سو یس آئی ایگری کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں اب وہ اگر پاکستان کو ایک وائبل پارٹنر آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل پارٹنر دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ہمیں سپیس دیں. 1-2 چیزیں اگر ہم نے نہیں کر سکے تو سپیس دیں، ہم کر لیں گے. جو ہماری پریویس پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے بالکل ایسے ہی دیں کہ تاکہ انویسٹمنٹ بھی آئے، ہم پیسفل بھی ہو جائیں اور ہم ریجنل پیس میں بھی. ایگزیکٹلی. سلمان صاحب، ابھی ہم جن ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، جو ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، نہ صرف گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بلکہ ہمیں ضرورت بھی ہے، اب ہمیں وقت ہے ہمارے پاس کہ ہمیں کرنا ہے وہ سب کچھ. تو سر یہ سب کچھ کرنا اور پھر اس کو سفارتی سطح پر منوانا، اس میں ہم کتنے کامیاب ہیں؟ دیکھیے بہت سیریس سوال ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں جنگ جیتتے ہیں لیکن ایک پرسپشن نہیں بلڈ کر پاتے. اچھا، پاکستان کا جو سفارتی محاذ ہے نا، اس پہ میرے ہمیشہ سے ایک کرٹیسزم رہا ہے کہ ہم بعض اوقات سفارتی محاذ پہ جو جنگ ڈپلومیٹک لڑنی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل ڈپلومیسی، ایک ہوتی ہے سیکیورٹی ڈپلومیسی. اچھا، اب ہم اس کو تو ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے. یعنی ایک سیکیورٹی ادارے ملکوں کے درمیان آپس میں اس ڈپلومیسی کو کرتے ہیں، اور ایک آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نا، انٹیلیجنشیا، سول سوسائٹی، وہ ایک پولیٹیکل ڈپلومیسی کے تحت دنیا میں پرسپیکٹو کو لے کے چلتی ہے. مثلا آج بھی دنیا میں بے شمار ملکوں کے اندر جو ہے نا یہ پرسپشن موجود ہوگا کہ پاکستان ٹیررسٹ ملک ہے، پاکستان میں فلاں غلط ہے، پاکستان میں فلاں غلط ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اب یہ چیزوں کا مقابلہ جو ہے نا وہ ہم ایک ڈپلومیٹک کانٹیکسٹ میں کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ کو اپنے سفارت خانے جو ہے نا وہ زیادہ پرو ایکٹیو کرنے پڑیں گے. وہاں پہ آپ کو فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، وہاں آپ کو ایڈمنسٹریٹو انویسٹمنٹ کرنے کی، وہاں پروفیشنل کیٹیگری کے لوگوں کو لانا پڑے گا. آپ کے پاس سابق وزرائے خارجہ کی ایک فہرست ہے، آپ کے پاس سابق سیکرٹری خارجہ کی ایک فہرست ہے، آپ کے پاس فورن آفس میں سابقہ لوگ موجود ہیں. ان کو استعمال کریں ایز اے تھنک ٹینک کہ وہ دنیا کے اندر پولیٹیکل ڈپلومیسی میں اپنا رول پلے کریں. اسی طریقے سے آپ کے ملٹری کے سابق افسران ہیں، ان کو آپ سیکیورٹی ڈپلومیسی میں استعمال کریں. تو پروفیشنل لوگوں کو لائیں. ایک پھر آپ دیکھیے ہندوستان کیوں کامیاب ہوتا ہے ورلڈ کمیونٹی میں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس صرف پیسہ ہے، اس نے انٹلیکچولی بڑے بڑے تھنک ٹینک قائم کیے ہوئے ہیں، اور جو باہر کے ملکوں کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ وہ لنک ہے. آپ مجھے کوئی بتا دیں پاکستان میں اس طرح کا کوئی تھنک ٹینک ہے جو اس طرح کی ڈپلومیسی کو پروموٹ کرتا ہو؟ اس کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں بلیم گیم میں پڑ جاتی ہیں، محاذرائی میں پڑ جاتی ہیں، ایک نیشنل نیریٹو ہم نہیں بلڈ کر پاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سفارتی محاذ پہ اور زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے چند سالوں میں ہمارے سفارتی معاملات کافی بہتر ہوئے لیکن اس میں اور زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، عمران خان کی تقریر کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ منظرنامہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی انویسٹمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کرے. اچھا، آپ کے پاس کشمیر کمیٹی ہے، آپ کے پاس پارلیمنٹیرین فورمز ہیں، آپ کے پاس میڈیا ہے. آپ اس نیریٹو کو جو ہندوستان ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک متبادل نیریٹو بلڈ کرے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سب اچھا نہیں ہے، ہمیں انٹلیکچولی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور ریئیکشنری نہیں یعنی بھارت نے کچھ کیا تو ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں. ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے نیریٹو کو
नेशनल नैरेटिव को, नेशनल इंटरेस्ट को बेस करके इसको लार्जर दुनिया में करें। क्योंकि देखिए आज दुनिया में इंगेजमेंट की पॉलिसी चलती है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो डाउट्स हैं ना, खदशात हैं, उनको दूर करें, उनको इंगेज करें। आपके मेरे दरमियान जब डायलॉग होगा तो जितनी भी आपके मेरे दरमियान गलत फहमी है उसके दूर होने के इम्कानात हैं। तो हमें दुनिया के साथ इंगेज करना पड़ेगा, उनको डिसएंगेज ना करें। उनके साथ मिलकर जब आप चीजों को लेके चलेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिप्लोमेटिकली अपने आप को मनवा सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं कि अभी तो खैर 25 को पता चलेगा कि इसका रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं, वाइट लिस्ट में आ जाते हैं, तो इकोनॉमिकली, क्योंकि आप इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, इकोनॉमिकली हमें क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं, स्पेशली इंटरनेशनली हमारा कितना कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा? जो पाकिस्तान का जो इशू रहा जब कि अयूब खान ने ऑल्दो मिलिट्री रिजीम एक कैपिटलिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चरली बिल्ड करना शुरू किया और इंटरनेशनल ट्रेड में रिलेशनशिप्स। सही। हालांकि मैं उसको गलत नहीं समझता मैं पर्सनली, बट भुट्टो ने जब वो नेशनलाइजेशन की, हालांकि वो सारी दुनिया उस वक्त सोशलिज्म के और नेशनलिज्म के नारे में थी, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी उनके पास को बहुत अच्छा हमारा वो नहीं गया। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आ गए और उसमें जो पाकिस्तान का इमेज गया वो एक ब्रूटल इमेज गया। Even if when we won the war with Soviet forces for America, हमारा जो इमेज था वो ब्रूटल गया। सही। उसके बाद की जो दो तीन चार, जिसको मैं म्यूजिकल चेयर्स कहता हूँ, बेनज़ीर और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट्स आई, वो कोई इकोनॉमिक बिल्डअप नहीं कर सकी वाकई। फिर आया मुशर्रफ। मुशर्रफ ने अपने 9 साल में एक अगेन पाकिस्तान का इमेज इन इकोनॉमिक टर्म्स बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो मिलिट्री रिजीम थी, उसको और लेवल पे देखा गया। अब दिस इज द थर्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिवली। जी जी बिल्कुल। हमारी डेमोक्रेसी इन्फेंट है, हमारी इकोनॉमिक्स इन्फेंट है। हम अभी भी उन्हीं इंस्टीट्यूशंस, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं फैक्ट्रियों पे डिपेंड कर रहे हैं जो इन सारे पीछे बनी थी। हमने कोई नई इंस्टीट्यूशंस, नए एवेन्यू, अब आके हम जो आप बात कर रही हैं कि टूरिज्म की बात करनी शुरू की है, हमने और लेवल पे बात करनी शुरू की, बट एट द सेम टाइम हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो लोकल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए जो लोकल इन्वेस्टर शाये है बहुत वजह से, बिल्कुल, मगर उसके लिए हमें अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और वो उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये FAFT से, ग्रे लिस्ट से निकलना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऐसे। अब लेट अस से कि हम ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में चले जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर सलमान शाह और गवर्नमेंट के मुशीरों की है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू उन इन्वेस्टर्स को वो एवेन्यूज तो बता दें कि बिजली में आनी है ये इन्वेस्टमेंट, के सीपैक में आनी है ये इन्वेस्टमेंट, बहुत एरिया के ये टूरिज्म में आनी है, या जो है सोलर में आनी है, या विंड एनर्जी में आनी है, या एजुकेशन में आनी है। जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज दुनिया को सिर्फ ये कह देना कि जी आ जाए यहाँ पैसा लेके, बिल्कुल, तो आप नहीं है, उनको एरिया तो बताएं, कोई डायरेक्शन तो दें उनको। वो डायरेक्शन ना लोकल इन्वेस्टर के पास है ना फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। हम अभी भी उन पुराने इन्वेस्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। आइडियाज बनाए, अट्रैक्टिव आइडियाज हो, जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टअप्स हैं, मगर वो लोगों के अपने हैं ना, अपने हैं, बिल्कुल सही है। अब फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो 2-3 चीजें और मांगता है जो लोकल इन्वेस्टर शायद नहीं मांगता, वो सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नंबर 1, एग्जैक्टली। और जब आप FAFT के ग्रे लिस्ट से निकलते हैं, व्हाइट लिस्ट में जाते हैं, तो वो मैसेज जाता है कि नाउ यू आर अ सिक्योर स्टेट, सही, बिल्कुल। अब आपने टेररिज्म पे भी काबू पा लिया, अपने मनी लॉन्ड्रिंग पे भी पा लिया, आपने इलीगल एक्टिविटी पे काबू पा लिया। अब जो
पाकिस्तानियों का और फॉरेनर्स का रिलेशनशिप बनना है वो लीगल बेस पे बनना है। एग्जैक्टली। अच्छा सलमान साहब, हमने देखा कल DGISPR ने जो है वो एक ब्रीफिंग दी, प्रेस ब्रीफिंग दी, और उसमें उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए। मीनवाइल हमारा ये इजलास भी चल रहा है ग्रे लिस्ट का। तो आप क्या समझते हैं कि जो फतूहात या जो अचीवमेंट्स उन्होंने बताई वो क्या इम्पैक्ट करेंगी इसके ऊपर? फिर टेररिज्म से टूरिज्म तक जो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे और बड़े फातिहाना तरीके से तय किया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, DGISPR ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा ये जंग है ना, ये जो हमने कामयाबी हासिल की है, ये सिर्फ फौज ने हासिल नहीं की, ये हमने बतौर कौम, बतौर स्टेट हासिल की है एक, और हर एक का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि देखिए, पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपना परसेप्शन रिबिल्ड करना पड़ेगा। सही। ये जो आज आप कह रही है ना कि टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ, जी जी। इसका मतलब क्या है? टूरिज्म से मुराद ये नहीं कि सिर्फ आप सैरो सेहत करें। जी जी, बिल्कुल। टूरिज्म से मुराद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक पीसफुल लैंड है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि लोग आए, यहाँ इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी हो, यहाँ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी हो। हम आपको जमानत देते हैं कि आपकी सिक्योरिटी भी होगी और ये माहौल जो है बड़ा इनेबलिंग होगा, साजगार होगा। एक बात। अब आप ये देखिए, कितने सालों के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई। जी एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है बड़ी कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में कोई टीम पाकिस्तान ना आए, और वो डराता रहा सिक्योरिटी के नाम पर। जी जी। फिर बड़े इनिशिएटिव नजम सेठी साहब समेत बहुत से लोगों ने लिए, IPL शुरू करवाया। आज पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार है। अब जो भी टीम यहाँ से जाती है वो कहती है कि हमारा जो परसेप्शन था वो ब्रेक हुआ। अच्छा, अब जब वो ब्रेक हुआ तो वो अपने मुल्कों में जाकर बताते हैं, तो दूसरी टीमों को भी लगता है कि ये आए। अब आपके PSL में लोग आए हुए, इंटरनेशनल प्लेयर वो खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स, फिर टूरिज्म। अब देखिए, इतना बड़ा पाकिस्तान ने पिछले 2 वर्षों में ना इंटरनली सबसे ज्यादा पैसा कमाया है टूरिज्म के अंदर। सही। अच्छा, आपने खोल दिए, इसको और बढ़ाएं। अब टूरिज्म से मुराद ये नहीं होती कि पाकिस्तान यहाँ से जाए और किसी बाहर के मुल्क में जाए, आपके अपने मुल्क में इतनी टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। फिर हमने रिलीजियस टूरिज्म भी खोली। आप देखिए, जो गुरुद्वारा, ये जो अपना करतारपुर वाला, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ ये नहीं सिखों का, हम ईसाइयों का, हम हिंदुओं के जो मजहबी मामलात हैं उसके मामले में भी वो करना चाहते हैं। अच्छा, उस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म की तरफ आए। अच्छा, अब जब ये बिल्ड करेंगे तो दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है जो माजी का पाकिस्तान था। लोग यहाँ पर आजादाना बुनियादों पर बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के आएंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत को भी दाद दें कि टूरिज्म को प्रमोट करने में, पहले खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुए, आजकल ये इस मामले में लगे हुए हैं, जगह जगह नए नए एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं। उसमें सिर्फ हमें लोगों तक एक्सेस पहुंचानी है। अब जैसे उन्होंने कहा कि जो डबल डेकर बस है जो लाहौर में चलती है, इसी तरह की बस हम मुल्तान में, बावलपुर में, बाकी जगह पे छोड़ेंगे, लोग फिरें, लोग घूमें, लोग देखें कि हमारे अपना मुल्क कितना खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन कि जो हम टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ जाएंगे, इसको अगर हम लीड करने में कामयाब हो जाएं तो दुनिया में हमारा नैरेटिव जो है ना, वो माजी के मुकाबले में एक नया नैरेटिव बिल्ड होगा और उसका बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान की बराह रास्त इकोनॉमी को। और देखिए, आपकी इकोनॉमी ग्रो ही उस वक्त करती है जिस वक्त आपके यहाँ हालात अच्छे हों, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर मौके हों, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हों, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो। ये जो महंगाई होती है ना जी, ये जितनी मर्जी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी इकोनॉमी फ्लोरिश हो तो फिर लोगों के लिए डाइजेस्ट हो जाता है। आपकी इकोनॉमी फ्लोरिश नहीं होगी तो फिर लोगों को लगेगा कि महंगाई बहुत होगी। तो मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो FATF से अपने आप को निकाले, एक अपने मुल्क की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करें, और अपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में जो अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि नए एवेन्यूज तलाश करें, नए एडवेंचर्स लेके आए, नए इनिशिएटिव्स बिल्ड करें। और सबसे ज्यादा मैं बात जिस पे करता हूं वो है आपकी जिसे कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स मॉडल एटीट्यूड्स, वो आप डेवलप करें कि हर बंदा यहाँ पर अपने आप को इकोनॉमी के साथ रिलेट करे। यहाँ आप 30-30 साल तक के नौजवानों को डिपेंडेंट कर देते हैं अपने माँ बाप के पास, उससे निकालें, लोगों को इकोनॉमी के साथ जोड़ें। अब तो देखिए डिजिटल का दौर है, लोग लैपटॉप पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं सर, तो आप उस एटीट्यूड को डेवलप करें। ये नौकरियां देखने की बजाय नौकरियां जनरेट करने की कोशिश करें, खुद से इनिशिएट करें, और हुकूमत को उसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए
کہ ہمارا جو یوتھ ہے جو سب سے بڑا بلک ہے سب سے زیادہ اس کو آپ ایمبیسڈر بنائیں. یہ جو ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر ہے اس کو اگر پاکستان کی ینگ لیڈرشپ لیڈ کرے, لڑکے اور لڑکیاں, تو یہ ڈیفرنٹ پاکستان ہوگا مستقبل میں. جو جتنے ہمارے خدشات ہوں گے وہ دور ہوں گے اور دنیا کے بھی خدشات جو ہمارے بارے میں ہیں ان کو دور کرنے میں بڑی مدد ملے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ٹورزم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانومیز جو ہیں وہ بوسٹ ہوئی ہیں. ہم ترکی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم آذربائیجان کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہاں اتنے خوبصورت کنٹریز ہیں کہ وہ ان کی ساری جو اکانومی ہے وہ اسی کے اوپر ہی بیس کر رہی ہے. تو ہمارے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس نیچرل بیوٹی بہت ہے. ہم کتنا سر اپنی اکانومی کو بیسٹ کر سکتے ہیں ٹورزم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, اور اس میں ضروریات کیا کیا ہیں اس کو بیسٹ کرنے کے لیے؟ بالکل آپ بجاک کہ ہم بھی باہر جاتے ہیں, ترکی بھی اور ملکوں میں. بات یہ ہے جی کہ ایک تو یہی ہے کہ پیس ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب اسکول کالجز میں پڑھتے تھے تو لاہور میں ہر قسم کے فارمرز ہوتے تھے, ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے, ہمارے میڈیکل کالجز میں پڑھتے تھے, اور پھر اس ٹیررزم کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے. بالکل. اب وہ واپس آنا شروع ہوئے ہیں. بات یہ ہے جی کہ کچھ تو ایونیوز سلمان صاحب نے آپ کو دکھا دی ہے. سپورٹس ایک بہت بڑا ایونیو ہے, اور وہ صرف کرکٹ نہیں ہے. جی جی جی. ہمارے کلچرل دیکھیں, جو یہ جو ہے پولو اور ہارس کے بہت سارے یہ ہمارے کلچرل ہیں, اور اس پہ بہت ٹورسٹ آنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کاشکر پہ وہ جب آتے ہیں, ہاکی ہماری نیشنل ہے, کبڈی, اور یہ ہماری نیشنل گیمز تھی. ان کو واپس یہ ہمارا کلچر کو بھی دکھاتی ہیں. اور دوسرا ریلیجس ٹورزم کی بات بھی سلمان صاحب نے کر دی, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے ایونیوز ہیں. جس میں نے یونیورسٹیز کی بات کی کہ ان کو اتنا وائبل کر دیں کہ دنیا کے اسٹوڈنٹس آ کے پڑھنا شروع کر دیں یہاں. ہماری میڈیکل ٹورزم ہے, ایگزیکٹلی ہمارے ڈاکٹرز ون آف دا بیسٹ ہیں. ان کو باہر بھی بھیجیں اور اپنے ہاسپٹلس کو اس لیول پہ لے جائیں کہ دنیا امریکہ جانے کے بجائے یہاں آ کے علاج کرائے. بالکل ایسے سر, بالکل. اس کے بعد جو اصل ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں, سوری ٹو سے, انڈیا اتنا آن کر رہا ہے سر, ہم ان کی ایگزامپل دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. میڈیکل ٹورزم ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے. ہمارا ایک بہت بڑا اکانومی کا جو پرابلم ہے وہ کوالٹی کنٹرول نہ ہونا ہے. ہم کسی ایک لیک پہ جو بوٹس ڈال دیتے ہیں ٹورزم کے لیے, وہ بھی ناقص ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہم نئی جب تک حکومت یہ نہیں وائب کہ جی پرائیویٹ سیکٹر ہوگا, مگر پرائیویٹ سیکٹر نئی بوٹس, لوگوں کی سیکیورٹی کی, کوئی خاتون کو کوئی چھیڑے گا نہیں, وہاں جو ہے پولوشن نہیں ہوگی, ہم یہ چیزیں ابھی نہیں کر رہے. مجھے یاد ہے کہ میں کچھ سال پہلے کشمیر کے مظفر آباد کے سیکرٹریز کو ٹرین کر رہا تھا کم میں. تو ان کی جو ٹورسٹ سیکرٹری تھیں, ان سے میں نے کہا کہ آپ کس قسم کے ٹورزم چاہتی ہیں؟ جی جی. تو انہوں نے کہا جی سستے ٹورسٹ ہوٹل. میں نے کہا پھر نہیں آئیں گے لوگ آپ کے پاس, آپ کو اپر لیول کا ٹورسٹ چاہیے جو لاکھوں روپے خرچ کر سکے. آپ پھر ہمارا جو پرابلم ہے کہ مثال کے طور پہ مریم کو لوگ نیچرل بیوٹی دیکھنے آئے تھے, ہم نے نیچرل بیوٹی کو تباہ کر کے ہوٹلز بنا دیے. اب کوئی نہیں جانے کو تیار وہاں, کیونکہ گرمی بھی ہو گئی ہے, درخت بھی نہیں ہے. سو یہ جو گورنمنٹ کے رولز ٹو پروٹیکٹ دی نیچر اینڈ دی انوائرمنٹ اینڈ کوالٹی کنٹرول جب تک نہیں نافذ ہوگی, ہم اس انٹرنیشنل لیول پہ نہیں پہنچے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو مجھے بلغاریہ کا پتہ تھا کہ انہوں نے علاقہ کہہ دیا کہ اس علاقے سے اس علاقے تک صرف جاپانی ہوٹلز ہوں گے, اس علاقے میں صرف امریکن ہوٹلز ہوں گے. تو آپ اپنے مکران کوسٹ میں یہ دے دیں. میں آپ کو ایک اور بات کہنے لگا ہوں کہ فلوریڈا میں 2500 ایکڑ گورنمنٹ نے ڈزنی لینڈ کو دے دیا ہے کہ ٹو میک ڈزنی لینڈ فار ٹورزم, اور وہ 3 طریقے سے پیسے کما رہے ہیں. اپنے وہ جو سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس سے ٹکٹ کے پیسے, پھر کھلونوں کے پیسے, اور پھر کھانے کے پیسے, اور ینگ لوگ امپلوائے ہوئے ہوئے ہیں. ہم بھی
एक एरिया चाइनीज़ को, एक एरिया अमेरिकन को, एक एरिया इंग्लिश और किसी न किसी को कि जी ये ऐसे डेवलप कर दें। शर्त ये है कि आप टैक्स भी देंगे, आप हमारे लोगों को एम्प्लॉय भी करेंगे, आप टेक्नोलॉजी भी देंगे। बिल्कुल सही। तो फिर ये फिर उस लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे आप कह रहे हैं हम। ठीक है। इसमें और बड़े इश्यूज हैं। इश्यूज मींस के एवेन्यूज हैं। आईटी इटसेल्फ एक एवेन्यू है। बिल्कुल। देखें, मैं आज ही पढ़ रहा था कि इंडिया फॉरेन 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज जो है अपनी आईटी सेक्टर से कमा रहा है। ऐसा ही आउटसोर्स कर रहे हैं अमेरिकन्स। बिल्कुल। हमें वो जरूरी है कि हमारा बात ये कि टैलेंट हमारे पास भी है लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, हम प्लानिंग और मार्केटिंग नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, हम अपने लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, तरजीहात भी नहीं है। हम फॉरेनर को ट्रस्ट करने को तैयार हैं, हम अपने लोगों को ट्रस्ट सही है। सर मैं क्लोजिंग की तरफ जाना है, मैं चाहती हूँ सर आप भी अपना क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए और FATF के बारे में बता दीजिए कि कितने चांसेस हैं कि हम लोग रेले से निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि शायद इस दफा तो हम FATF से ना निकल सके। मेरा ख्याल जाती है, मेरा ख्याल है कि जून में जाके हमें ये स्पेस मिल सकता है कि हम इससे निकल सकेंगे। कोई इसमें बड़ी मायूसी की बात नहीं है। अगर हम जून में भी एक ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आए तो निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को जो अपनी सीरियस एफर्ट्स कर रहा है इस वक्त, हमें उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसके अंदर एक बड़ी मजीद पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने भी की है, डॉक्टर कैस ने भी की है, हमें वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में अपने आप को इंगेज करके पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव इमेज जो है ना वो रीबिल्ड करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी उसकी मार्केटिंग उस तरह से नहीं कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए। मुझे लगता है यही वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमें दरपेश होगा आगे। सही, इसको हमें करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर कैस असलम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।